बांग्लादेश में जिन लोगों ने सत्ता परिवर्तन का पूरा माहौल रचा था वही चुनाव हार गए हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव थे, करीब 55% से ज़्यादा वोटिंग हुई और उस चुनाव के नतीजे अब लगभग सामने आ गए हैं। बांग्लादेश में कुल 299 सीटें हैं, जिसमें 297 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसमें बहुमत का आंकड़ा अच्छे मार्जिन से पार कर चुकी है। 297 सीटों में अभी तक 212 सीटें हासिल की है बीएनपी ने, जबकि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले जो 11 दलों की गठबंधन था उनके हाथ खाली 77 सीटें आई हैं। जमाते इस्लामी और एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि बांग्लादेश के नौजवानों की पार्टी थी, जिसमें आपने देखा था खूब हंगामा बवाल हुआ था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आना पड़ा था, वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी थी और चल रहा था मामला। पर अब चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि जिन्होंने ये सत्ता परिवर्तन का माहौल बनाया, बांग्लादेश में हिंसा हुई, बवाल हुआ, शेख हसीना को जाना पड़ा, उनको हार का, बुरी तरीके की हार का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है बांग्लादेश में, ये वोटिंग का पैटर्न कैसा रहा। तो इस पूरे चुनाव के जो हीरो बनकर निकले हैं वो हैं तारिक रहमान, क्योंकि उनकी पार्टी, उनके नेतृत्व में, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और 2008 से लंदन में रह रहे थे, बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के मामले थे और शेख हसीना ने उनके खिलाफ तमाम मुकदमे किए थे, उनको उम्र कैद से लेकर तमाम तरह की सजा भी हो रखी थी। मगर चुनाव से ठीक पहले वो आते हैं, बांग्लादेश में बड़ा हुजूम उनका स्वागत करता है, भारत के पक्ष में वो बयानबाजी करते हैं और इस चुनावी जो नतीजे आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि हिंदुओं, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनका बड़ा समर्थन मिला है बीएनपी को, क्योंकि इस चुनाव में आप जानेंगे तो शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी थी वो मैदान में नहीं थी। तो विस्तार से आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में कि भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और चुनावी नतीजे किस तरीके से देखे जाने चाहिए। हमारे साथी विनय सुल्तान हमारे साथ हैं। विनय, कैसे देखें नतीजों को, खासतौर पर जो बीएनपी का वापस से इमरजेंस है बांग्लादेश को? से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन एनसीपी जो थी, जो छात्रों की आंदोलनकारी छात्रों की पार्टी थी, वो 2 ही सीट ले पाई। तो मतलब वो 2.5 कोस भी नहीं चल पाई, आधा कोस उसमें भी कम रह गया। तो ये आज के नतीजे का हासिल है। और बात करते हैं बीएनपी की, तो ऑब्वियस सी बात है बीएनपी जो है फ्रंट रनर थी, क्योंकि आवामी लीग और बीएनपी के बीच में वहाँ पे सत्ता का फुटबॉल खेला जा रहा था तकरीबन पिछले 30 साल से। और जब आवामी लीग मैदान में ही नहीं थी तो एक तरफा मैच जो है बीएनपी के खाते में जाना था, वो जाता हुआ दिख रहा था। इस मामले में, इस पूरे चुनाव में जो देखने वाली बात यह है कि जमात, जो कि एक तरीके से पिछले 2 दशक से बांग्लादेश के अंदर सिरे पे लगा दी गई थी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि ठुड्डे लाइन कर दी गई थी, वो वापस से इमर्ज हुई है। चाहे वो चुनाव ना जीती हो, लेकिन वो एक फोर्स के तौर पे उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है बांग्लादेश में, आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बीएनपी का आना भारत के लिए थोड़ा सा जो है वो राहत की बात है, बांग्लादेश के लिए भी थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि पिछले जब से सत्ता परिवर्तन हुआ 2024 से लेकर अब तक बांग्लादेश एक टर्मोइल से निकला है। हिंसाएं हो रही थी, कानून व्यवस्था लचर थी और वहाँ पे गुंडा टैक्स, रंगदारी का जो एक सिस्टम जो है वो खड़ा हो गया था। अब एक नई पार्टी आई है और वो पार्टी जो है वो अब सत्ता संभालेगी, तो मेरे को लगता है कि कानून व्यवस्था भी बेहतर होगी, इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुआ, क्योंकि बांग्लादेश का व्यापार जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। बिल्कुल। तो 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा बांग्लादेश को। उससे पहले शेख हसीना लंबे वक्त तक रहीं, उसके पहले ये तारिक रहमान की जो माता जी थी, जो कि हाल फिलहाल में जिनकी मृत्यु हुई, खालिदा जिया, वो भी प्रधानमंत्री रहीं। तो अब तारिक रहमान के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किस तरीके से उनका रोल था अपनी पार्टी में, किस तरीके से उनको बांग्लादेश छोड़ कर लंदन जाना पड़ा और उसके बाद जो हाल में बड़ा हिंसात्मक आंदोलन हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद उनकी वापसी होती है और ये चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। क्या फैक्टर है उनकी जीत के? दरअसल हुआ ये था कि खालिदा जिया से जब सत्ता वापस जब शेख हसीना के हाथ में आई, तो उसके बाद में 2007 में इनके ऊपर कार्रवाइयाँ, जब क्योंकि शेख हसीना भी जानी जाती है अपने विरोधियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाइयाँ करने के लिए, तो शेख हसीना जिस हालात में अभी हैं उसके लिए कोई बाहरी फैक्टर ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, उनकी खुद की नीतियाँ भी एक बड़ा रोल उसने अदा किया। और जब शेख हसीना ने इनके बीएनपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो जो चेयरमैन होते हैं उसका बेटा, मतलब तारिक जो है, वो उनका टारगेट बने और उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए गए। ये तय हो गया था कि लगभग वो जेल जाने की स्थिति में आ गए, तो एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन के तहत वो लंदन चले गए। लेकिन लंदन जाने के बाद भी तारिक ने पार्टी को छोड़ा नहीं, वो लंदन से शेडो की तरह जो है पार्टी को संभालते रहे। इसलिए अक्सर आप जब बांग्ला पब्लिकेशन पढ़ेंगे, वहाँ के अंग्रेजी और बंगाली जब अखबार पढ़ेंगे बांग्लादेश के, तो इनको शेडो प्रिंस, ब्लैक प्रिंस कह के बुलाया जाता है,
कि ऐसा आदमी जो सामने नहीं आता है। तो लंदन से वो लगातार संभाल रहे थे। अब खालिदा जिया की अनफॉर्चुनेटली अभी डेथ हो गई लंबी बीमारी के बाद में। उसके बाद में उनकी लंदन में ही डेथ हुई थी। उसके बाद में तारिक को बाकायदा चेयरमैन बना दिया गया। और ये हुआ था कि जब यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद तारिक और रहमान के ऊपर जो सारे तमाम मुकदमे थे वो हटा लिए गए और वो वापस अपने देश आना उनके लिए संभव हो पाया। तो ये उनकी वापसी कुछ वैसी ही थी जैसी आपको याद हो कि बेनजीर भुट्टो की किसी जमाने में पाकिस्तान में वापसी हुई थी। तो जनसैलाब वैसा ही था। लोग जो हैं वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे उनका कि कोई आए पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से खाली हो चुका था। खालिदा जिया रही नहीं और शेख हसीना जो है वो भारत में निर्वासन भुगत रही थी और जो पॉलिटिकल ताकत थी वो मोहम्मद यूनुस और इन छात्रों का जो गोलबंदी थी उसके हाथ में चली गई थी। तो जमीन पे ऐसा संगठन, जो राजनीतिक संगठन जिसका जमीन पे कनेक्ट हो, जिसका अपना संगठन हो और जो राजनीतिक करता आया हो, वैसे संगठन के पास में पावर नहीं थी। तो बड़ा टर्मोइल की स्थिति थी। तो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अच्छा स्वागत हुआ। उससे पहले आपको याद है कि उस्मान हादी की हत्या इनके आने से पहले हुई। तो एक थ्योरी ये भी लगाई गई कि मतलब ये सारा का सारा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया ताकि तारिक का जो है वो बांग्लादेश में जो वापसी है उसको जो है माइल्ड किया जा सके, उसके ऊपर जो है रिएक्शन जो है माइल्ड किया जा सके, कहीं डिफ्लेक्शन पैदा किया जा सके। तो ये स्थिति अच्छा, मतलब लोग ये जानना चाहेंगे भाई कि तारिक रहमान जो व्यक्ति 2008 से बांग्लादेश से बाहर रह रहा था, लंदन में रह रहा था, अचानक से बांग्लादेश में आंदोलन होता है, उसके बाद उनकी वापसी होती है और चुनाव होता है और चुनाव में इतने भारी बहुमत से वो जीत कैसे जाते हैं? क्या उन्होंने कोई वादा किया था फ्रीबीज टाइप का कि प्रॉमिस किया था कि कल को आएंगे तो फ्रिज दे देंगे, टीवी दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे? क्या था? प्रॉमिसेस क्या थे? किस पर भरोसा क्यों किया बांग्लादेश? दरअसल दो चीजें हैं। ये चुनाव, तो पहली बात ये है कि बांग्लादेश में बहुत मतलब ऐतिहासिक चुनाव है। आगे के समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस चुनाव के जिक्र के बिना इतिहास पूरा नहीं होगा। कारण ये है कि बार बार ये कहा जा रहा, अच्छा एक बात बार बार रेटोरिक्स में बोली जा रही है, जो चीज जो जिससे मैं बहुत कम सहमत हूं, कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। बांग्लादेश का पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन लंबे समय में। यूनुस भी ये कह रहे हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि बड़ी जो पॉलिटिकल पावर है वहां पे अवामी लीग, वो तो मैदान में ही नहीं है। तो जो इसीलिए शेख हसीना भी इसको बोल रही हैं कि ये फर्जी इलेक्शन नहीं, ये फर्जी मतलब ये एक तरफा इलेक्शन है। और शेख हसीना ने भी 2024 के इलेक्शन में ये किया था। बीएनपी ने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया था, तो शेख हसीना अकेली कंटेंटर बनी। तो वो ऐसा है कि मतलब अकेले दौड़ते हुए आप विजेता हो गए। तो वैसी स्थिति है। तो बीएनपी के साथ में भी वही है। और ये जो 10 पार्टीज का अलायंस था उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हालांकि बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन बांग्लादेश में परंपरागत तौर पर रेडिकलाइजेशन को अपनाया नहीं गया। और कमाल की बात यह है कि पाले शिफ्ट हुए हैं। हुआ क्या है कि बीएनपी और अवामी लीग के बीच का जो झगड़ा था, जो विचारधारा का झगड़ा था, वो ये था कि अवामी लीग ये कहती थी कि बांग्लादेश की पहचान जो है वो बंगाली आइडेंटिटी से होगी, कि बंगाली जो आदमी है वो बांग्लादेशी आदमी होगा। तो और क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये मुक्ति आंदोलन जो है, मुक्ति संग्राम इसी पे लड़ा गया था, तो अवामी लीग का ये कहना था। लेकिन बीएनपी का उस समय स्टैंड ये था कि इस्लामिक आइडेंटिटी जो है, बंगाली इस्लामिक आइडेंटिटी, वो बांग्लादेश की पहचान हुई। तो सारी बहस इस पे थी। तो ये लोग जो है, अवामी लीग है शेख हसीना की पार्टी, हाँ, और जो दूसरी पार्टी है बीएनपी, वो है खालिदा जिया की, जिसकी अब प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हो गए। तो बीएनपी को अब तक जो है, इस चुनाव से पहले तक बीएनपी को एक राइट विंग पार्टी देखा जाता था और जमात इस्लामी को अल्ट्रा राइट विंग पार्टी देखा जाता था। और जो अवामी लीग है उसको लेफ्ट विंग पार्टी देखा जाता था। इस तरीके का मोटा मोटी जो है हम स्ट्रक्चर समझते थे। लेकिन इस चुनाव से पहले जो है बीएनपी ने अपने को थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। अच्छा, वो पहले सेकुलरिज्म की बात नहीं करती थी, लेकिन अब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम सेकुलर। और दूसरी चीज ये है कि खालिदा जिया के पति मेजर जियाउर रहमान, जिन्होंने बीएनपी की नींव रखी थी, अब उस बात पे फोकस दिया जा रहा है कि उनका भी एक योगदान जो है वो मुक्ति संग्राम के दौरान रहा है 1971 के। तो जो मुक्ति संग्राम की जो लेगेसी है, 1971 के युद्ध की जो लेगेसी है, उसको अब तक अवामी लीग क्लेम करती आई थी। अब जो है उसमें बीएनपी भी अपना हिस्सेदारी दिखा रही है कि हाँ, और सामने जो है अवामी लीग थी भी नहीं, क्योंकि इससे और आसान हो गया इनके लिए, बीएनपी के लिए इस्टेब्लिश करना कि हाँ हम मुक्ति संग्राम के समर्थक हैं। जबकि उसके उल्टा आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जमात खारिज करने में लगी थी। जो आंदोलन बीच में हुआ, इसमें मुक्ति संग्राम से जुड़ी जो भी चीज़ें थी, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु भी कहा जाता है, बांग्लादेश के फादर कहा जाता है, उनकी तस्वीरें, उनके जो तमाम बने हुए थे
उनको स्टैचूज उनको तोड़ा गया था, इस तरह की तस्वीरें आ रही थी वहां से। जमात का रोल तो ये रहा 1971 के जो मुक्ति संग्राम था उसमें ये था कि ये कोलैबोरेटर्स थे, ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से थे। जमात के जो नेता थे वो वॉलंटियर बने और वॉलंटियर बन के उन्होंने जो है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है वहाँ की जो आवाम है उसके ऊपर तशद्दुद ढाए, उसके ऊपर अत्याचार किए। और बहुत सारे जमात के नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर सामूहिक बलात्कार के मुकदमे चले, युद्ध अपराध के मुकदमे चले और साबित भी हुए। तो ये स्थिति है। और अभी भी जमात का एक नारा ये है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो इस्लामिक आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ में अभी भी जोड़ते हैं। इसीलिए जमात के लिए कहा भी जा रहा था कि इनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बैकिंग है, और भारत के नज़रिए से ये भी देखा जा रहा था कि अगर जमात सरकार में आती है तो बांग्लादेश से रिश्ते बनाना या वापस से पटरी पे लाना मुश्किल होगा। पर इसके उल्टा तारिक रहमान के आने से चीजें स्मूथ हो सकती हैं, ऐसा माना जा सकता है। नहीं, तारिक रहमान बयानबाजी भी जो कर रहे थे। आप हमेशा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम इस किस्म के विश्लेषण करें हमको दो चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि पस मंजर क्या है। तो बीएनपी का पस मंजर जो है वो एंटी इंडिया रहा है, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। उसका एक रुझान जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ रहा है, ये बात भी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इस बात को स्वीकार करने के बाद में आपको जो अभी की रियलिटीज हैं उनको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में अभी की रियलिटी क्या है। तो आवामी लीग जो है वो मैदान में नहीं थी, तो आवामी लीग का एक साइजेबल वोट बैंक है और एक माइनॉरिटी का साइजेबल वोट बैंक है, 10 से 12% का वहां पे वोट बैंक है। उसके पास में ऑप्शन नहीं था पॉलिटिकल, क्योंकि वो जमात के साथ तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि जमात उसको खत्म करने पे ही आमादा थी। तो वो वोट बैंक जो है अपने में इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो बीएनपी ने अपने को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया है, तो वो स्थिति है। तो आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि बीएनपी अभी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी है। ओके, तो मतलब है वही, मतलब विचारधारा वो है कि जो अपनी कोर विचारधारा है, लेकिन क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट चलानी या और लोगों को एक तरीके से अकोमोडेट करना है, या तो आवामी लीग के वोट या जो हिंदू वोट बैंक है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना था, इसलिए भी ये फर्म स्टैंड लिया गया। आप ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो भारत की तरफ से रिएक्शन भी आया है, जो नतीजे आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बात भी की है तारिक रहमान से। इसके अलावा उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तारिक रहमान को बांग्लादेश चुनाव में जीत की बधाई। उन्होंने कहा कि ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। मैं दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार हूं। ममता बनर्जी, क्योंकि उनका भी मत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल एकदम सटे हुए हैं। और कभी बंगाल और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे, बाद में बटे। तो ममता बनर्जी ने भी लिखा है, भाई कह के तारिक को संबोधित किया है। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश की शानदार जीत के लिए मेरे भाई तारिक, उनकी टीम और बाकी सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वे चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखे। और बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो तो कहा ही है। अब लेकिन एक बात और खास समझिए, बात ये है कि जमात के साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम उसका विश्लेषण करते हैं उसकी जीत कहाँ हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वेस्ट बंगाल के साथ जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पे जमात की जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे जगहों पे। तो ये थोड़ा सा एक हमारे लिए चिंता का विषय है। जैसे राजशाही डिवीज़न है, जैसे रंगपुर डिवीज़न है, इसमें जो है जमात को अच्छी सीट्स मिली हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जमात के साथ में बीएनपी का जो है अब टकराव की स्थिति पैदा होगी, अब जिसके रुझान आना शुरू हो गए हैं। अभी वहाँ पे जो दिनाजपुर का इलाका है बांग्लादेश में, वहाँ पे एक और हिंदू विमल चंद्र राव की हत्या कर दी गई है और माइनॉरिटीज़ पर अटैक फिर से शुरू हो गए हैं, फिर से घर जलाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर से शुरू होंगी, क्योंकि अब जमात के पास में एक रिप्रेजेंटेशन है, एक लीगल रिप्रेजेंटेशन, और वो जो है अपने पावर को असर्ट करना अब शुरू करेंगे। और उनके साथ में कि ये है कि एक जो अस्करी जो तंजीमें हैं, मतलब जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी उनके साथ में हैं। तो वो मसल पावर के हिसाब से जमात जो है वो बहुत पावरफुल है अभी, और इसके नतीजे भले उनके पक्ष में ना गए हों, पर ग्राउंड पे वो मजबूत हुए हैं। हाँ। और वो अपने आप को असर्ट करेंगे। हाँ। एज अ विपक्ष, और अपनी पावर को दिखाने का प्रयास वो करेंगे। और बंगाल में तो ये है कि चाहे बंगाल इस साइड का हो चाहे इस साइड का, वहाँ पे राजनीति का एक हिंसक चेहरा हमने लगातार देखा है। चुनाव में हिंसाएं बहुत आम बात है, हत्याएं हो जाना बहुत आम बात है। वैसी स्थिति में आप ये देखिए कि पिछले साल मतलब 2024 में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ उससे अब तक 500 से ज़्यादा अटैक जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। तो ये स्थिति अभी बनती है। और उसके अलावा हम सिर्फ जब माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे बौद्धिस्ट हैं, हम लेकिन एक चीज़ और नहीं देख रहे हैं कि जो लिबरल इस्लाम का स्वरूप है, जो सूफ़ी इस्लाम है, वहाँ पे सूफ़ी बारगाहों के ऊपर भी हमले हुए हैं। सूफ़ी जो दरगाह हैं, सूफ़ी श्राइन्स हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है जमात की वो बहुत रेडिकल आइडियोलॉजी है।
तो वैसी स्थिति वहाँ पे बांग्लादेश में बन रही। तो बांग्लादेश में अभी जो है स्थिति तो आप कह रहे हैं कि पहला बड़ा चैलेंज जब प्रधानमंत्री बनते हैं तारिक रहमान तो यही रहेगा कि कैसे वो जमात और जो विपक्ष तैयार हुआ है उसको हैंडल करते हैं, जो वो कर रहे हैं ज़मीन पे गड़बड़ियां करने की कोशिश, उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये एक बड़ा उनकी तरफ से चैलेंज रहेगा। इसको थोड़ा सा अगर अपन और तरीके से समझने की कोशिश करें तो ऐसा है कि पिछले 1.5-2 साल में आईएसआई ने, पाकिस्तान ने वहाँ पे अपना बहुत इन्वेस्टमेंट डाला है, और वो इसलिए डाला है कि भारत के बिल्कुल जो दूसरा फ्रंट, वो बार बार कह रहे हैं कि हम एक फ्रंट और खोलेंगे इस साइड से, तो दूसरा फ्रंट उनको तैयार करना है, और उस तैयार करने के लिए जमात का पावर में होना जरूरी है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ पहले भी कि अगर जमात वहाँ पे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में बीएनपी के साथ सत्ता में नहीं आती है या उसके सत्ता की कुछ हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो आने वाली स्थितियाँ बांग्लादेश के लिए वो जो है वो बड़ी परेशानी वाली होंगी। वहाँ पे कौमी उपद्रव जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, कम्युनल टेंशन्स खड़ी हो सकती हैं, हिंसा हो सकती है, इसकी बहुत संभावना बनी हुई बिल्कुल। जैसे कम्युनल टेंशन की आप बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल हमने देखा कि बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं की हत्याएं हुई, बड़ी बेरहमी से हुई, उसकी बड़ी आलोचना भी की गई। और अब जब ये चुनावी नतीजे आ गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जमात हारा है और बीएनपी जीता है, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है क्योंकि वहाँ का जो 22% हिंदू है उसने कहीं ना कहीं बीएनपी के पक्ष में वोट किया। तो ऐसे में जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, उनके लिए जो चुनावी नतीजे हैं वो किस तरीके से हैं? वो मतलब बीएनपी को चुनना वैसा ही है जैसे एक लेसर इविल को चुनना है। बीएनपी ऐसा नहीं है, मतलब मैं जो बार बार मैं जो बता रहा हूँ, बीएनपी का इतिहास में एक जो है राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी रुझान रहा है, और वो इस्लामिक जो उसका रुझान हमको देखने को मिला है इतिहास में। अभी जो है बीएनपी अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर रही है, धीरे धीरे अपने आप को एक सॉफ्ट और सेकुलर पावर के तौर में दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि उसको आवामी लीग का वैक्यूम भरना है। लेकिन जो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुधर जाएंगी, ये नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़, जमात जो है अब हर माइनॉरिटी को जो है फ्लैश पॉइंट बनाएगी। वो सरकार के खिलाफ जब भी विद्रोह खड़ा करना होगा उसको, या सरकार के खिलाफ जब भी उसको मसल्स अपने शो करने होंगे, तो उसमें सबसे ईजीएस्ट टारगेट जो है वो माइनॉरिटी है। वो माइनॉरिटी हमला करेगी, सरकार रोकने की कोशिश करेंगी, फिर वो उस भावनाओं को भड़काएंगे, देखो ये तो हिंदुओं को बचा रही हैं, और जो है फिर से भारत का प्रॉक्सी जो है गवर्नमेंट हमारे में आ गई और हमारी आज़ादी नहीं हुई और दूसरी आज़ादी, और ये तमाम सारी बातें जो हैं वो फिर से दोहराई जाएंगी, ये स्थिति। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पे बहुत लोग कम बात कर रहे हैं वो है नेशनल चार्टर, जुलाई नेशनल चार्टर। जनमत संग्रह भी हुआ है बांग्लादेश में, जिसमें जो जुलाई चार्टर जिसका जिक्र कर रहे हैं सुल्तान, उसके पक्ष में वोटिंग हुई है और उसके पक्ष में 68% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया। ये क्या है जुलाई चार्टर? जुलाई चार्टर दरअसल सौरभ हुआ ये था कि 2024 में अगस्त में जब यूनुस ने सत्ता संभाली थी रिजीम चेंज के बाद में, तो उन्होंने ये कहा था कि हम 1 साल में चुनाव करवा देंगे। तो ये चुनाव अगस्त 2025 में होना था, नहीं हुआ। उसके बाद में वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीएनपी ने ये कहना शुरू किया कि हमको तुरंत चुनाव करवाइए, हम इसके ऊपर समझौता नहीं करेंगे, 1 साल का समय आपका बीत गया है। तो उस समय जो है इस पूरे के पूरे गतिरोध के बीच में ये तय हुआ कि एक चार्टर बना लेते हैं कि चुनाव अगर हो भी जाता है, कोई भी सत्ता में आए, तो उसका पहले एजेंडा क्या होगा। तो वैसी स्थिति वहाँ पे बनी। तो 17 अक्टूबर 2025 को 25 पार्टियों ने बैठ के एक चार्टर पे सिग्नेचर किया, जिसमें 47 पॉइंट बिंदुवार लिखे हुए थे। उस पर बीएनपी की कुछ पॉइंट्स पे सहमति नहीं थी, अन्य पार्टियों की कुछ पॉइंट पे असहमति थी, लेकिन यूनुस गवर्नमेंट ने उसको 47 पॉइंट का जो नेशनल चार्टर है उसके ऊपर 25 पार्टियों ने सिग्नेचर कर दिए थे। और ये तय हुआ था कि चुनाव के बाद में जो भी पार्टी जीत के आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। और उस चार्टर में सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये है कि बांग्लादेश में चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव होते रहें। शेख हसीना के ऊपर यही आरोप लगातार लगे हैं कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। और उससे पहले शेख हसीना 2007 में जब सत्ता में आई थी, उससे पहले वहाँ पे ये रवायत होती थी कि चुनाव से पहले जो भी सत्ताधारी पार्टी है वो सत्ता छोड़ के और वो चली जाती थी, और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आ जाती थी, जिसमें ऑल पार्टी मेंबर्स होते थे या ऐसा आदमी होता है जिसको निष्पक्ष समझा जाता था, और वो चुनाव के दौरान जो है वो सत्ता संभालता था, वो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठता था। ये सिस्टम जो है ये पाकिस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा, ताकि जो है चुनाव निष्पक्ष हों और स्टेट मशीनरी का जो है सत्ताधारी पार्टी गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति होती थी, लेकिन उसको डिनाई कर दिया शेख हसीना ने। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो अब इस इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है मजबूत करना, इस इलेक्टोरल प्रोसेस को निष्पक्ष करना, ये पहली बात रहेगी। दूसरी चीज, ऐसी
स्थिति पैदा नहीं हो कि वहां पे कोई तानाशाही गवर्नमेंट आ जाए। तो ये ठीक वही स्थिति मेरे को याद दिलाती जब 77 में आपातकाल के चुनाव के बाद में जब भारत में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उसने भी इस किस्म के बदलाव किए थे ताकि जो है भारत में फिर से इमरजेंसी न लगाई जा सके। बिल्कुल। तो मोटा माटी 84+ सुधार का प्रस्ताव है जुलाई चार्टर में, जिसमें करीब 48 से 50 संवैधानिक हैं। प्रधानमंत्री की शक्ति सीमित करना, राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां देना इसमें शामिल है। इसके अलावा राज्य के मूल सिद्धांतों से समानता, तो तमाम तरह के निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना, अगली चुनी हुई सरकार को 2 साल के अंदर ये सुधार लागू करने होंगे, ऐसी भी शर्त इसमें है। तो जाहिर सी बात है कि तारिक रहमान के लिए चीजें बहुत हालांकि जो दूसरा फ्लैश पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि तारिक रहमान और उनकी पार्टी इस चार्टर की सभी बिंदुओं पे सहमत नहीं थी और उसने अपने लिखित रिजर्वेशन जो है यूनिस गवर्नमेंट को जताए थे। उसके बाद में भी यूनिस गवर्नमेंट ने इस चार्टर में कोई बदलाव नहीं किए। अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए हैं, यूनिस जो है वो संवैधानिक पद, हाँ मतलब अब लगभग तय ही हो गया है। तो और यूनिस जो है वो संवैधानिक पद पे अभी राष्ट्रपति रहेंगे जब तक अगला चुनाव नहीं वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो वैसी स्थिति में तारिक रहमान और यूनुस के बीच में भी एक फ्लैश पॉइंट की स्थिति पैदा हो सकती है, एक टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है इस जुलाई नेशनल चार्टर के ऊपर। तो ये अभी की राजनीतिक स्थिति बांग्लादेश की बनती है। तो बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे क्या रहे, किस तरीके से बीएनपी एकदम विक्टोरियस होके उभरी, खासतौर पर तारिक रहमान जिनका प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है, उनकी पार्टी को बड़ा बहुमत, बड़ा मैंडेट मिला है। इस चुनाव में अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ी थी, तो उन्होंने चुनाव को खारिज कर दिया है। भारत का क्या पक्ष है, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, वो आपको हमने बताया। इसमें तमाम और पक्ष हैं जिसके बारे में खासतौर पर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, एक और वीडियो हम बनाएंगे उन्हें सुल्तान के साथ कि भारत पर क्या असर होगा, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या सामान्य फिर से हो पाएंगे, तारिक रहमान से कितनी उम्मीद रखी जानी चाहिए, कितनी नहीं, चीन का क्या हस्तक्षेप रहेगा, पाकिस्तान का क्या रहेगा, एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको और एक और बात, मतलब हम लोग जो बात करते हैं वो आपको समझ में आती है भी कि नहीं, कि आप मजा आता है कि नहीं सुन के, मतलब हम लोग एक्सप्लेन ठीक से करते हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज पिंच। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।